हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में हम चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है समाज से परिचय, व्यक्तिवादी, समूहवादी एवं बहुलवादी दृष्टिकोण। इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी, इंडिविजुअल, कलेक्टिविटीज़ एंड प्लूरल पर्सपेक्टिव। तो आइए शुरू करते हैं। यदि हमें समाज शास्त्र को समझना है तो सबसे पहले हमें समाज शब्द को समझना होगा, क्योंकि समाज शास्त्र का प्रारंभिक संबंध इसी अवधारणा से है। समाज शब्द के सामान्य अर्थ पर यदि ध्यान दिया जाए तो इसको मनुष्यों के कुछ व्यक्तियों का समूह कहा जा सकता है। इस प्रकार मुस्लिम समाज, ब्रह्म समाज, राजनीतिक समाज आदि शब्दों का प्रयोग समाज के इसी सामान्य अर्थ को स्पष्ट करता है। साधारण अर्थ में समाज शब्द से व्यक्तियों के किसी संगठन का बोध होता है, पर समाज शास्त्र में समाज से व्यक्तियों का नहीं अपितु उनके बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की एक समग्र व्यवस्था का बोध होता है। दूसरे शब्दों में, समाज के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। केवल अनेक व्यक्तियों के होने मात्र से एक समाज की रचना नहीं हो जाती। समाज तो तब बनता है जब उनके सदस्य आपस में एकाधिक सामाजिक संबंधों को स्थापित कर लेते हैं और उन संबंधों के आधार पर एक दूसरे से बंध जाते हैं। सामाजिक संबंधों के इस व्यवस्थित स्वरूप को ही समाज शास्त्र में समाज कहा जाता है। समाज के इसी अर्थ की चर्चा करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर एंड पेज ने लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सोसाइटी is the web of system of social relationship। तो यहाँ पर मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों की जाल कहा है। मनुष्य के समूह को हम समाज नहीं कहते हैं, बल्कि मनुष्यों का आपस में अंतर संबंध जो होता है उसे ही समाज कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल या व्यवस्था किस प्रकार है। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी के रूप में हमारी अनेक आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम अकेले नहीं कर सकते हैं। हमारी कई एक सामाजिक और प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों की मदद या सहयोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर समाज के सदस्य परस्पर एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। वास्तव में यह संबंध विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के आधार पर स्थापित होता है, जैसे हमारी आर्थिक आवश्यकता, प्राणीशास्त्रीय आवश्यकता, धार्मिक आवश्यकता, राजनीतिक आवश्यकता, परिवार संबंधी आवश्यकता इत्यादि। इनमें से प्रत्येक प्रकार की आवश्यकता एक विशेष प्रकार के संबंध को जन्म देती है। जैसे एक व्यक्ति को यदि
धन कमाने की आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकता है, तो उस कार्य के लिए उसे किसी दफ्तर में कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य को करने पर उसका संबंध दफ्तर के अन्य लोगों से स्वतः ही स्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताएं जो होती हैं, जैसे हमारे भोजन की आवश्यकता, परिवार में रहने की आवश्यकता, इन सब चीज़ों की आवश्यकता जो होती है तो वो परिवार के बीच में पूरी होती है। राजनीतिक आवश्यकता, धार्मिक आवश्यकता, ये सब जगह जगह पे हम दूसरे लोगों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के क्रम में अन्य लोगों के साथ हमारा संबंध बनता जाता है और हम स्वतः ही एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति की कुछ राजनीतिक, नैतिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि आवश्यकताएं भी होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए उसे दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। इसलिए प्रत्येक सामाजिक प्राणी या मनुष्य के जीवन में असंख्य संबंधों का एक जाल सा बिछ जाता है। यदि समाज के सभी व्यक्तियों के जीवन में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों के इस ताने बाने या जाल को सम्मिलित रूप में देखा जाए तो कल्पना कीजिए कि संबंधों का जाल कितना बड़ा बन जाएगा और यही संबंधों का जाल जो है वो समाज का निर्माण करता है। जैसे साधारण तौर पे ही देखिए, हमारी प्राणी शास्त्रीय आवश्यकता सबसे पहले क्या है? हमारी भूख को शांत करने की है ना। हमें भोजन चाहिए, सबसे पहली आवश्यकता भोजन की आवश्यकता है। तो हर इंसान जो भोजन करता है वो खुद ही तो अनाज का उत्पादन नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड है? बाज़ार पे। बाज़ार वाले किस पे डिपेंड है? किसानों पे डिपेंड करते हैं। किसान जब अपने खेत में अनाज का उत्पादन करता है तो फिर वो बाज़ार में आता है, बाज़ार के माध्यम से हम अपने यहाँ लेके आते हैं और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार अदृश्य रूप से हम किसान के ऊपर निर्भर हैं, किसान के साथ हमारा सीधा संबंध है। तो इसी तरह से हमारी जितनी भी ज़रूरतें, हमारे वस्त्र हुए, हमारे शैक्षणिक आवश्यकताएं, जितनी भी तरह की आवश्यकताएं हुई जो हम पूर्ति करते हैं अपने जीवन में, उन सभी आवश्यकताओं के लिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर करता है और यही हमारी निर्भरता जो है हमें एक दूसरे से सामाजिक रूप से संबंधित बना देती है। तो इसी प्रकार से समाज जो है वो एक संबंधों के जाल के रूप में, बहुत बड़ा जाल के रूप में हमारे सामने बन जाता है। तो इसी सामाजिक संबंधों की जाल को, इसी व्यवस्था को समाजशास्त्री मैकाइवर एंड पेज ने समाज कहा है और यही से समाज का यही संबंध जो है वो समाज का निर्माण करते हैं। तो ये अब हमें स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ व्यक्तियों के समूह को हम समाज नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहीं इकट्ठे हो गए, कुछ लोग कहीं संगठित हो गए तो उन्हें हम समाज कहेंगे। ये एक सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जब हम समाज को परिभाषित करते हैं तो मनुष्य के समूह को या संगठन को समाज नहीं कहा जा सकता है। समाज हम उसे कहते हैं कि जब व्यक्ति का समूह जो है पारस्परिक रूप से एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए पारस्परिक रूप से संबंधित हो जाता है और एक संबंध की स्थायी व्यवस्था का निर्माण करता है, तब उसे हम समाज कहते हैं। अर्थात समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ठीक है, तो ये तो हमें स्पष्ट हो गया कि समाज क्या है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से समाज क्या है। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों ने समाज की क्या परिभाषाएं दी है, डेफिनेशंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो र्यूटर नाम के एक समाजशास्त्री हैं, REUTER के शब्दों में समाज वह अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों में एवं उन सदस्यों के बीच पाए जाने वाले जटिल पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। तो इस परिभाषा में भी
पारस्परिक संबंधों की बात कही गई है और ये कहा गया है कि समाज वह अमूर्त शब्द है। अमूर्त का मतलब होता है इनविजिबल, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको कि आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, उसका अस्तित्व तो है लेकिन वो फिजिकली आप उसको कहीं पे नहीं देख सकते हैं, इसलिए वैसे चीज़ों को समाज को कहा गया है अमूर्त। हम उसका शेप नहीं बता सकते हैं कि उसका आकार कैसा है, लेकिन संबंध के आधार पर हम एक दूसरे से संबंधित हैं और समाज का अस्तित्व है। ठीक है, गिडिंग्स के शब्दों में समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ संबद्ध हैं। तो इनकी परिभाषा में भी संबंध को में ही जोड़ दिया गया है। औपचारिक या अनौपचारिक कैसे भी संबंध से हम संबंधित होते हैं। ठीक है, इसके बाद है लैपियर के अनुसार समाज से तात्पर्य लोगों के समूह से नहीं है, अपितु अंतःक्रिया के मानकों के उस जटिल प्रतिमान से है जो उनमें एवं उनके बीच उत्पन्न होता है। तो यहाँ भी अंतःक्रिया की जो बात कही गई है वो अंतःक्रिया अंतः संबंध के ही बारे में बताता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं समाज के बारे में एक बहुत ही उपयोगी परिभाषा प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर एंड पेज ने दिया है। उनके अनुसार समाज रीतियों या परिपाटियों तथा कार्य प्रणालियों की अधिकार तथा पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह तथा विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है। तो मैकाइवर एंड पेज ने बार बार अपनी परिभाषा में इस बात पर जोर दिया है कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। तो आप लोगों को ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, परिभाषाएं दी जाती हैं, अलग अलग समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जिनके आधार पर उनके परिभाषा अगर हमें याद नहीं भी है तो उन मुख्य बिंदु को अगर हम पहचान लेते हैं तो उस आधार पे हम उनकी परिभाषा को पहचान सकते हैं कि किन्होंने ये परिभाषा या डेफिनेशंस दिए हैं। तो जब भी आप समाज के बारे में पढ़ रहे होंगे और वहाँ पे जब जिक्र इस चीज़ का आएगा कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप या सामाजिक संबंधों का जाल है, तो जहाँ भी वेब या जाल शब्द आप पढ़ते हैं और वहाँ पे आपको चुनना है कि कौन से समाजशास्त्री द्वारा ये में दिया गया है परिभाषा, और वहाँ कहीं अगर मैकाइवर या पेज का नाम है तो आप आराम से मैकाइवर एंड पेज के नाम के आगे टिक लगा सकते हैं, क्योंकि सामाजिक संबंधों की जाल ये शब्द का इस्तेमाल सिर्फ मैकाइवर एंड पेज ने किया है। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि समाज की विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मैकाइवर एवं पेज ने समाज को विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों का जाल मानते हुए समाज के प्रमुख 7 आधारों का उल्लेख किया गया है। एक समाज के निर्माण में कौन कौन से आधार होते हैं, तो मैकाइवर एंड पेज के अनुसार 7 या 7 आधार होते हैं। पहला है रीति रिवाज, तो प्रत्येक समाज में कोई ना कोई रीति रिवाज होता है। ठीक है, दूसरा है कार्य प्रणाली, हर समाज की अपनी एक कार्य प्रणाली होती है, उनके सदस्यों की सामान्य आवश्यकताएं होती है जो जन कल्याण की दृष्टि से आवश्यक होती है और उनकी एक अपनी कार्य प्रणाली होती है। ठीक है, तीसरा है अधिकार या सत्ता, तो समाज जो है वो एक बहुत बड़ा व्यवस्था होता है, उसमें अनेक व्यक्ति, अनेक समिति, अनेक परिवार, अनेक समूह होते हैं और सभी को यही चाहते हैं कि उनकी स्वार्थ की अधिकतम पूर्ति हो। और ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोगों को, कुछ व्यक्ति के हाथ में समाज की सत्ता या अधिकार निहित होना भी ज़रूरी होता है, जिसके आधार पर वे एक दूसरे के व्यवहारों को नियंत्रित रख सकें।
किसी संगठन में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कोई ऐसा अधिकारी हो जिसके प्रति हम आज्ञाकारी हो सकें, नहीं तो सब आदमी अपनी अपनी मनमानी करेंगे और सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होगी। ठीक है। नेक्स्ट है पारस्परिक सहयोग। तो समाज के अस्तित्व के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि समाज के लोगों के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना हो। 5वां है सामाजिक विभाग। समाज में अनेक विभाग और उप विभाग भी पाए जाते हैं, जैसे समुदाय, राज्य, परिवार, आर्थिक संगठन आदि। और बहुत से असंख्य समितियां पाई जाती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, परिवार, अस्पताल इत्यादि। ठीक है। फिर 6वां पॉइंट है मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण। तो समाज के सभी लोग तो अपने स्वार्थों या हितों की अधिकतम पूर्ति हो सके इस बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी अपने अधिकतम पूर्ति के चक्कर में हम दूसरे को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण की भी व्यवस्था समाज में होती है। उसके बाद फिर अंतिम पॉइंट है 7वां पॉइंट है स्वाधीनता। तो केवल नियंत्रण से कोई सामाजिक व्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि यदि लोगों के ऊपर केवल दबाव ही डालते जाएं तो एक समय ऐसा अवश्य आएगा जबकि लोग उस दबाव या नियंत्रण का विरोध करेंगे। इसलिए समाज के सदस्यों को कुछ स्वतंत्रता भी दी जाती है ताकि उन्हें अपने अधिकारों का भी अनुभव हो सके। समाज के संगठन तथा निरंतरता के लिए यह अति आवश्यक है। ठीक है। तो हमने देखा कि मैकाइवर एंड पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल मानते हुए समाज के प्रमुख 7 आधारों का उल्लेख किया है। पहला है रीति रिवाज, दूसरा है कार्य प्रणाली, तीसरा है अधिकार या सत्ता, चौथा है पारस्परिक सहयोग, 5वां है सामाजिक विभाग, 6ठा है मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण और 7वां है स्वाधीनता। ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम समाज की प्रमुख विशेषताएं या उसके मूल तत्व के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ समाज के प्रकार क्या हैं वो हम समझेंगे। ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।